हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है आज। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो काइंडली चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके हेल्पफुल भी हो। ठीक है दोस्तों, चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, which of the following statements best describe the concept of a circular economy? A linear model of production and consumption where resources are extracted, used, and disposed of. B. A system that aims to minimize waste, promote resource efficiency, maximize product lifespan through recycling, reuse, and repair. C. An economic model that encourages excessive consumption and relies heavily on disposable products. Or the D. A sustainable approach that focuses on reducing waste by limiting production and consumption. तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या चीज़ होती है दोस्तों? इट इज़ अ सिस्टम दैट एम्स टू मिनिमाइज वेस्ट, प्रमोट रिसोर्स एफिशिएंसी एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्ट लाइफ स्पैन थ्रू रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिपेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम। सेकंड, द बेनिफिशरीज अंडर द स्कीम विल बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। एंड थर्ड, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और डी 1, 2 and 3। तो दोस्तों, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी, थर्ड भी। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोस्तों, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट इज़ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो देखिए दो टाइप्स की स्कीम होती हैं, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है इसमें 100% फंडिंग गवर्नमेंट देती है, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें रेशियोज़ होती है, यानी कि कुछ अमाउंट सेंटर देती है, कुछ स्टेट देती है। जैसे कि 60-40 का आप रेशियो लगा लीजिए। जो नॉर्मल स्टेट होती है वहाँ पे 60-40 का रेशियो रहता है, और यूटी होगी, और हमारे जो हमारे हिमालयन स्टेट होती हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया, हिमालयन स्टेट में वहाँ पे 90-10 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो करंटली आयुष्मान भारत में सेम रेशियो चल रहा है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी जी। तो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम टारगेटिंग मोर देन 50 crore beneficiaries. It provides cashless and paperless access to services for beneficiaries at point of service. Beneficiary families have identified from the socio-economic caste census 2011. The National Health Authority, दोस्तों, it is the apex body responsible for implementing India's flagship health program आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement about Central Board of Indirect Taxes and the Customs. It is government body under the Ministry of Finance in India. It is responsible for formulating policies related to customs, excise duty, GST, and narcotics. Third, it enforces direct tax laws in the India. तो दोस्तों, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 डन, और डी नन। तो दोस्तों, इसमें दो स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट वाली करेक्ट है, सेकंड वाली करेक्ट है, लेकिन थर्ड वाली रॉन्ग है, बिकॉज इट इन्फोर्सेज नॉट डायरेक्ट रादर इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है ऑर्गेनाइजेशन का CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्स कैसे मॉनिटर करेगी? तो दोस्तों, इसके दो ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। फर्स्ट, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विद 73 member countries. It was founded in 1961 to stimulate economic progress and the world trade. Third, the headquarter for the organization is located in the Paris, France. तो दोस्तों, में से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओनली 1, ओनली 2, सी ऑल 3 और डी नन। तो दोस्तों, से दो ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी कि सेकंड वाली सही है, थर्ड वाली सही है, बट फर्स्ट वाली इज़ रॉन्ग, क्योंकि 73 नहीं 38 मेंबर स्टेट्स होती हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेटमेंट थर्ड तो सही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो का हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में। सी 1 and 2, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 38 member countries and not 71। ठीक है दोस्तों, इट वॉज फाउंडेड 1961 टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड द वर्ल्ड ट्रेड। चलिए नेक्स्ट। In the context of historical underpinnings of Indian Constitution, which of the following acts introduced ordinances for the first time? A. Indian Council Act of 1892. B. Indian Council Act of 1861. C. Government of India Act of 1919 and D. Government ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। तो उन्होंने पूछा दोस्तों ऑर्डिनेंस, यानी कि अभी जो हमारे कौन से पार्ट में है, सॉरी आर्टिकल कौन सा ऑर्डिनेंस का भी प्रेजेंट? 123।
तो इसके अंदर जो हमारा ऑर्डिनेंसेस है वो पूछ रहे हैं कि दोस्तों कौन से एक्ट में आया था। इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स बी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है दोस्तों, 1861 में के दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं, एक तो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था और एक हमारा ऑर्डिनेंस सिस्टम आया था, और ये दोनों लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर में आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following judgments Supreme Court held that the harmony and balance between the fundamental rights and directive principles of the state policy is part of the basic structure? A. Bhim Singh case, B. Indira Sawhney case, C. Minerval Mills case और D. Quixote होलोहन केस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इट्स सी, मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has the power to admit a new state into the Union of India? A. Parliament, B. President, C. Union Government और D. Supreme Court। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स ए, पार्लियामेंट। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल 3 हमारा जो है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, टू डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट और टू अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट इज नॉट परमिटेड अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अलाउड अंडर आर्टिकल 2। यानी कि जैसे एग्जाम्पल आगे दोस्तों सिक्किम का हमारे पास जो सिक्किम है, अगर हमको किसी कोई बाहर के स्टेट को अपने इंडिया के साथ जोड़ना होगा प्रॉपर, जो कि किसी दूसरे का पार्ट है, अगर उसको इंडिया के साथ जोड़ना होगा वो आर्टिकल 2 के अंदर आता है। लेकिन अगर अंदर ही रीएडजस्टमेंट करनी होगी, यानी कि इंडिया की जो ऑलरेडी टेरिटरी है, किसी का एरिया तोड़ना है, किसी को बढ़ाना है, किसी को कम करना है, वो आर्टिकल 3 के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस आर्टिकल 2 और 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements. 1. Ground level ozone is emitted directly into the atmosphere by cars, power plants, refineries and chemical plants. 2. Ozone can reach unhealthy levels on hot sunny days. 3. Ozone can also be transported long distances by wind. तो दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Only 1, only 2, C all 3 और D none। दोस्तों इसमें से दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड वाली सही है, थर्ड वाली सही है। फर्स्ट वन इज रॉन्ग बिकॉज इट इज़ नॉट एमिटेड डायरेक्टली, रादर इट इज़ एमिटेड इनडायरेक्टली आफ्टर द केमिकल कम्बिनेशन विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन, देखिए एक जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है विच इज़ हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि वो जो यूवी रेस होती हैं उनको आने में प्रिवेंट करती हैं। लेकिन जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है ये हमारे लिए हार्मफुल होती है दोस्तों, बिकॉज इट इज़ पॉइजनस, इट इज़ डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। तो देखते हैं, ट्रोपोस्फेरिक और ग्राउंड लेवल ओजोन इज नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर बट इज क्रिएटेड बाय द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन and volatile organic compounds। ठीक है दोस्तों, this happens when pollutants emitted by cars, power plants, industrial boilers, refineries, chemical plants and other sources chemically react in the presence of sunlight। Ozone is most likely to reach unhealthy levels on hot sunny days in urban environments but can still reach high levels during colder months। Ozone can also be transported long distance by wind, so even rural areas can experience high ozone levels। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों in the cities of our countries which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index। आपने नाम सुना होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स का। उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी गैसेस को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फोर्थ सल्फर डाइऑक्साइड, 5 मीथेन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर दोस्तों, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 4, 5 और डी 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों सारी ही गैसेस इंक्लूड होती हैं हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं दोस्तों। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इंक्लूड नहीं होती, बाकी सब होती हैं। क्या है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों? 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका काम है कि 8 ब्रॉड पोल्यूटेंट्स हैं उनको मेजर करता है। कौन कौन से हैं वो पोल्यूटेंट? एक PM10 हो गया, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। इसकी दोस्तों 6 कैटेगरीज होती हैं एयर क्वालिटी में, जिसको क्लासीफाई करता है वो होगी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सिवियर। इसको CPCB ने डेवलप किया था। CPCB क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द IIT कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, and it is the final question of our session। दोस्तों what is the main goal of India's national clean air program? A, to reduce air pollution in urban areas, B, to increase the use of renewable energy sources, C, to improve water quality in the India और D, to promote sustainable transportation। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इट्स A, to reduce the air pollution in the urban areas।
क्यों द गोल ऑफ NCAP is to reduce 20 to 30% of PM 2.5 and PM 10 concentration by taking 2017 as the base year of the comparison of the concentration। ठीक है दोस्तों, PM 2.5 और PM 10 को यानी कि पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो कि हमारे इन्वॉल्वमेंट में प्रेजेंट होते हैं। हमारा इनका मिशन है NCAP का, इसको 20 से 30% तक कम करना है। बेस ईयर कौन सा लेना है? 2017 का। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए दोस्तों हम इतना रखते हैं। अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, सी यू टुमारो।